बीएड कोर्स कोड 8623 यूनिट नंबर 4 ड्रिल मेथड। इस टॉपिक की मेन हेडिंग्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर हमने देखना है ड्रिल मेथड का कॉन्सेप्ट, इसका क्या स्कोप है, इसकी लिमिटेशंस के बारे में, और फिर हमने देखना है कि ड्रिल मेथड और जो प्रैक्टिस वाला मेथड है इसको सिखाने के लिए लोग कंप्यूटर को भी यूज़ करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखना है इसकी कुछ टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और हम उन टेक्निक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ड्रिल और प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर्स हैं। मेथड, ड्रिल मेथड किसे कहते हैं? जब आप लोग मैथ सीखते हैं तो सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप एक ही क्वेश्चंस को या फिर जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे बोलते हैं ड्रिल मेथड, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें आप अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो एग्जांपल्स हैं इनको बार बार रिपीट करते हैं। यानी कि ये एक रेपिटिशियस एक्सरसाइज है। जैसे कि मैथ की बुक है वो आपके टीचर ने आपको सारी पढ़ा दी है, उसके बाद फिर आप स्टार्ट से यानी कि शुरू होते हैं और फिर वहीं से वही एक्सरसाइज से आप लोग उसको दोबारा फिर रिपीट करते हैं, उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार उसको सॉल्व नहीं करते उस एक्सरसाइज को, बल्कि उसे मल्टीपल टाइम सॉल्व करते हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्रिल मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे नॉलेज को या हमारी स्किल्स को प्रमोट करता है। वो ये प्रमोट कैसे करता है? रेपिटिशियस से, यानी कि उसको बार बार हम रिपीट करते हैं तो फिर वो प्रमोट करता है हमारे नॉलेज को और हमारे कॉन्सेप्ट्स को, इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं या फिर प्रॉब्लम्स को। जैसे कि एक बच्चा है वो स्पेलिंग सीखना चाहता है तो वो उसे सिर्फ एक बार पढ़ के उसे उसके स्पेलिंग याद नहीं होते, बल्कि वो उसको मेमोराइज़ करता है, बार बार वो उसको रिपीट करता है, फिर ही उसे याद होते हैं। इस तरह अगर वो टेबल्स याद करता है तो मैथ के अंदर, तो उसको भी वो बार बार रिपीट करेगा, रिपीट करने से ही उस बच्चे को आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिल, ड्रिल का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि एक ओल्ड सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट या फिर प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये जो एक कहावत है ये ड्रिल मेथड के ऊपर ही अप्लाई होती है कि हम जिस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते जाते हैं हम उसमें फिर परफेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी मेथड जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जांपल्स लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बाद में आप परफेक्ट हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है उस मेथड को कि आपने उसको यूज़ करते हुए कैसे किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ड्रिल मेथड का क्या स्कोप है। जैसे कि बच्चे अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उसे उस स्किल को मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ता है। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है वो ऐसे राइटिंग सीखना चाहता है, तो ये नहीं कि वो एक बार रीड कर लेगा कि ऐसे को कैसे लिखते हैं तो वो बड़ा परफेक्ट बन जाएगा, नहीं, उसे बार बार ऐसे राइटिंग जो है सीखनी पड़ती है, यानी कि बार बार उसे लिखना पड़ता है। वो एग्जांपल्स जैसे कोई भी वो टॉपिक ले लेगा उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेगा और आहिस्ता आहिस्ता से ही वो परफेक्ट होगा। इसीलिए इसका स्कोप क्या है कि इसको ज़्यादातर उस वक्त यूज़ किया जाता है ड्रिल मेथड को जब एक टीचर कोई टेक्निक स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक फैक्ट्स को याद करना चाहते हैं या फिर वो मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें अच्छा खासा रट्टा लगाना पड़ता है और फिर ही वो उसे याद होता है। तो इस तरह फिर स्टूडेंट की जो है आहिस्ता आहिस्ता से उस टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रिल मेथड का स्कोप क्या है कि इसे हम तब यूज़ करते हैं कि जब स्टूडेंट ने कोई टेक्निक सीखनी हो। फिर ये कि जो स्टूडेंट का रट्टे लगाने की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इसके ज़रिए, यानी कि ये रोट नॉलेज को या फिर जो हमारी रोट लर्निंग होती है उसको प्रमोट करता है और हमारे नॉलेज को भी प्रमोट करता है। इसके बाद है ड्रिल मेथड की लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अब एक टीचर है, उसने स्टूडेंट को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, चाहे वो उसको मल्टीप्लिकेशन का टेबल ही पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो वैसे ही रट्टा लगाते जाएंगे। अब उसको इस चीज़ के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो इसलिए टीचर को चाहिए कि पहले उसे उस चीज़ के बारे में समझाए और बाद में इस मेथड को यूज़ करे, क्योंकि फिर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इसकी लिमिटेशन यही है कि ये जो रोट लर्निंग है उसको ज़्यादा प्रमोट करता है, यानी कि स्टूडेंट रट्टा जो है लगाने की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर देखा गया कि क्लास के अंदर टीचर किसी बात के बारे में पूछे तो स्टूडेंट को कुछ पता नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो इंग्लिश में बता रहे होते हैं जिन्होंने उसे परफेक्ट रट्टा लगाया होता है, तो वो उर्दू में बताते हुए वो कहेंगे कि हमें मतलब कि इस तरीके से बताएंगे जैसे उनको कोई इसकी समझ ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश में वो हूबहू वैसे ही लाइन सुना देंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट को उस टॉपिक की कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस उसने रट्टा ही लगाया है। तो ये इसकी बेसिक लिमिटेशंस हैं ड्रिल मेथड की। कंप्यूटर असिस्टेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इनके अक्सर जैसा कि ये देखा गया कि कुछ लोग जो है सॉफ्टवेयर वगैरह को भी यूज़ करते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस किस्म के सॉफ्टवेयर जो है उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हमें न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं सिखाते।
बल्कि स्टूडेंट ने पहले जो कुछ पढ़ा होता है तो उसी के बारे में बता देते हैं और उसी की ही प्रैक्टिस करवाते हैं। यानी कि स्टूडेंट को उसी के ही रेलेवेंट फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये कि जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये है कि अगर आप कोई भी डेफिनेशन सीखना चाहते हैं तो वो डेफिनेशन जो है वो 2 मिनट की है, वो उसको उसने एक लाइन की डेफिनेशन है लेकिन उसको उसने 2 मिनट तक जो है उसके अंदर वो रिकॉर्ड हुई है। जो स्टूडेंट जो है उसको सुनता जाएगा तो उसको हूबहू उसे उसकी लाइंस जो है वो याद हो जाएंगी। जैसे कि आप लोग सॉन्ग सुनते हैं तो आपको बाद में 1-2 दिन आपने सुना तो बाद में तीसरे दिन वो आपको पूरा याद हुआ होता है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि इस किस्म के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है और उसके अंदर उस किस्म की जो है वो वॉइसेस होती हैं। तो फिर आप जो है जो भी चीज़ लर्न करना चाहते हैं वो उसके ज़रिए कर सकते हैं। और ये अक्सर आपने गूगल के ऊपर भी देखा होगा, कभी सर्च करके देखिएगा। जैसे कि अगर आप किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर लिखते हैं। फिर इसके बाद नीचे वहाँ पर जो है स्पीकर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको वॉइस आती है। तो आप लोग जो है उसको सीखते हैं। फिर बाद में उसके अंदर एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप लोग कोई यानी कि आप लोग खुद बोलें तो गूगल जो है उसको डिटेक्ट करेगा और देखेगा कि क्या जो वर्ड आप प्रोनाउंस करने जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं आप लोग, कि क्या वो आपने सही किया है या नहीं। फिर नीचे हम लोगों को उसका फीडबैक भी मिलता है। इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा गूगल पे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ टेक्निक्स ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। ड्रिल और प्रैक्टिस मेथड के लिए टीचर अब जो है जैसे कि पेपर बेस्ड स्किल जो है उसको भी यूज़ करते थे कि पेपर के ऊपर जैसे कि मैथ वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाने। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस बने होते हैं और फिर आंसर्स भी दिए गए होते हैं। तो स्टूडेंट जो है वहाँ पर क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करते हैं, नीचे जो है उसका आंसर वगैरह जो है वो यहाँ वहाँ पर सबमिट कर देते हैं, नीचे उसको उसका फीडबैक भी मिल जाता है। जैसे कि गूगल फॉर्म्स हैं, आप इसी को ही लगा लें कि वो भी इसकी एक एग्जांपल है। इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप लोग मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी बना सकते हैं, आप वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। और उसके अंदर जो है उन्होंने इनपुट दी गई होती है कि ये जो है उसका जो राइट आंसर है। तो स्टूडेंट जब उसको सभी को सिलेक्ट कर लेता है कि कौन कौन से उसमें राइट आंसर्स हैं, फिर उसको वो सबमिट करता है। उसके बाद उसको फ़ौरन ही फीडबैक मिल जाता है कि उसके उस टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स हैं। यानी कि टीचर जो है इस किस्म की ड्रिल और प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं आजकल। नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर इम्प्रूविंग डाटा टेक्निक्स। अब टीचर जो है स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर यानी कि वो ड्रिल और प्रैक्टिस जो मेथड है उसको यूज़ कर रहा है और वो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। तो टीचर को अपनी इस टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि अगर वो पेपर बेस्ड जो ड्रिल और प्रैक्टिस मेथड है उससे वो उसने मूव किया है सॉफ्टवेयर बेस्ड के ऊपर। तो यहाँ पर उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है और स्टूडेंट को जो स्किल्स सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या बच्चे वाकई वो स्किल्स सीख रहे हैं या नहीं। और ये देखना चाहिए कि क्या उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो तमाम लेवल्स हैं जो कि टीचर स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश कर रहा है, और क्या स्टूडेंट जो है उन स्किल्स को ईज़िली जो है उसको चेंज कर सकते हैं और उन एक्टिविटीज़ को, ताकि वो इंडिपेंडेंटली वहाँ पर काम कर सकें और उन्हें टीचर की भी ज़रूरत ना पड़े। और फिर ये कि क्या उस सॉफ्टवेयर के पास रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है कि नहीं, कि वो स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड है, जो भी एक सेशन में उसके कितने मार्क्स थे, नेक्स्ट सेशन में उसके कितने मार्क्स थे, तो क्या वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को भी साथ साथ कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। फिर ये कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टिंग भी है या नहीं। जैसे कि आजकल हमने यही देखा है कि छोटे बच्चे हैं मोबाइल फ़ोन पर टाइम बहुत स्पेंड करते हैं। दूसरों की निस्बत देखा जाए तो बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, हमने उनको सिखाया भी नहीं होता लेकिन खुद ही जो है उनको आ जाता है। फीचर्स ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर। हमने यहाँ पर देखना है कि ड्रिल और प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स होने चाहिए। पहला फ़ीचर तो इसका ये होना चाहिए कि इसके अंदर जो इंगेजिंग मिक्स होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो भी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। जैसे कि एनिमेशन दिखा रहा है तो उसकी वॉइस होनी चाहिए, वॉइस नोट के अलावा वहाँ पर जो है टेक्स्ट भी लिखा होना चाहिए। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो साथ साथ वैसी ही आवाज़ वहाँ से निकलती है और वहाँ पर जो है एनिमेशन चल रही होती है और साथ उन्होंने एप्पल भी बनाया होता है और लिखा भी होता है नीचे। तो ये जो है एक मस्ट फीचर है जो कि उसके अंदर होना चाहिए। फिर ये कि जो ड्रिल और प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर है, सेकंड उसे चाहिए कि वो फीडबैक भी प्रोवाइड करे कि अगर स्टूडेंट ने राइट आंसर पर क्लिक किया था और उसको जो है 1 मार्क मिल गया, तो इसके लिए उस सॉफ्टवेयर को फीडबैक भी देना चाहिए, जैसे कि वेल एंड गुड, जो भी वो देना चाहता है वो उसके लिए दे। अगर उस स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था उसका आंसर गलत हो गया है तो उस सॉफ्टवेयर को बताना चाहिए कि उसके बारे में कोई भी फीडबैक दे जो भी वो देना चाहता है। फिर ये बताए कि ये जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर उसने इनकरेक्ट लगाया तो इसकी क्या रीज़न है, ये इनकरेक्ट क्यों है, यानी कि इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करें।
फिर ये कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर लर्निंग के तमाम लेवल्स होने चाहिए कि स्टूडेंट जो है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जाए। ये नहीं कि पहले ही डिफ़िकल्ट काम से स्टार्ट हो जाए और फिर आप ईज़ियर वन की तरफ मूव करें। तो इसलिए पहले बेसिक लेवल होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता से स्टूडेंट उन स्किल्स को जो है उसमें महारत जो है पैदा हो और फिर जो है बेसिक से वो एडवांस की तरफ मूव करे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये वाला मेथड कम ही यूज़ होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पर छोटी क्लास के बच्चे होते हैं और वो टीचर ने क्लास के अंदर एक पोएम जो है वो प्ले कर रहा होता है और साथ साथ टीचर खुद भी डांस कर रहा होता है और बच्चे भी कर रहे होते हैं। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको भी यूज़ करते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं।